भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने मोसाद के साथ गठजोड़ करके ईरान के अंदर जासूसी, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अंजाम दी। ईरानी इंटेलिजेंस ने जो तफसीलात जारी की हैं, इनके मुताबिक भारतीय जासूस ईरान के हसास इलाकों में मजदूर, इंजीनियर और ठेकेदारों के रूप में मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। ग़ज़ा की पट्टी पर बमबारी, मग़रिबी किनारे पर बस्तियों की तोसी, अल-कुद्स की बेहुरमती, ये सब इस सहूनी दहशतगर्दी की झलकियाँ हैं जो भारत के हिंदुआना नजरिए से निहायत मुमासलत रखती हैं। नजरियाती, सफारती और अमली मैदान में ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मलेशिया जैसे ममालिक को एक दफाई ब्लॉक की सूरत में दुश्मन के सामने डट जाना होगा। आलमे इस्लाम इस वक्त एक नहायत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, जहां दुश्मन न सिर्फ बाहर से हमलावर है बल्कि अंदरूनी तौर पर भी हमें कमजोर करने की कोशिशों में मसरूफ है। मुसलमानों के इत्तेहाद, मुज़ाहमत और खुद मुख्तारी के खिलाफ एक नया फितना सर उठा चुका है और ये फितना है भारत और इसराइल का नापाक इत्तेहाद, जो खिते के हर मुस्लिम मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। ईरान पर हालिया हमलों ने इस फितने की हकीकत को अयां कर दिया है। इसराइल की जानिब से 13 जून 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन दरअसल सिर्फ एक जंगी कार्रवाई नहीं बल्कि इस्लामी खुद मुख्तारी पर हमला था, जिसका मकसद ईरान के जोहरी, अस्करी और सिविलियन बुनियादी ढांचे को तबाह करना था। ये हमले सिर्फ इसराइली जारियत का नतीजा नहीं बल्कि भारतीय मावनत से होने वाली दहशतगर्दी का तसलसल भी है, जिसकी जड़ें ईरान से लेकर पाकिस्तान, शाम, लेबनान और फलस्तीन तक फैली हुई हैं। बावसूख इंटेलिजेंस सराय एक्स और जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने मोसाद के साथ गठजोड़ करके ईरान के अंदर जासूसी, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अंजाम दी। ईरानी इंटेलिजेंस ने जो तफसीलात जारी की हैं, इनके मुताबिक भारतीय जासूस ईरान के हसास इलाकों में मजदूर, इंजीनियर और ठेकेदारों के रूप में मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। इन अफराद ने ईरान के जोहरी और अस्करी ढांचों की निगरानी की, GPS डाटा जमा किया और इसराइली ड्रोन हमलों को कामयाब बनाने में मदद दी। भारत के चाबहार बंदरगाह पर मौजूदगी भी दरअसल इस खुफिया नेटवर्क का एक अहम जुज़ू बन चुकी है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि भारत की दोस्ती का ढोंग महज एक चाल थी। असल मकसद ईरान को कमजोर करना और सेहूनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। ईरान की अदालत की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी के कमांडर इस्माइल बलोच को सजाए मौत सुनाना ये बात साबित करता है कि BLA अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा बल्कि ये तंजीम एक किराए की दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है जो भारतीय पैसे और इसराइली एजेंडे पर काम करती है। बलूचिस्तान में स्कूलों, असातिज़ा, डॉक्टरों, तरक्याती मंसूबों, हत्ता के खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाने वाले BLA अब ईरानी जोहरी साइंसदानों और हसास तंसीबात पर इसराइल के लिए काम कर रही है। ये आलमी एजेंडा अब भी बहुत से नाम नेहाद तज्जियाकारों की आंखों से ओझल है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि BLA आज आलमी इस्लाम के खिलाफ एक फाल और मुहलिक हथियार बन चुकी है। भारत और इसराइल दोनों अपने अपने खितों में रियासती दहशतगर्दी की इलामत बन चुके हैं। भारत, जिसने मकबूजा कश्मीर को एक फौजी कैदखाना बना दिया है, आज भी पैलेट गनों से नहते नौजवानों की आंखें छीन रहा है। 95,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद, हजारों लापता और लाखों की रोजमर्रा जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसी तरह इसराइल ने फलस्तीन को मुसलसल जुल्म और जबर का निशाना बनाया है। 1948 से लेकर आज तक इसराइली फौज ने लाखों फलस्तीनियों को शहीद और बेघर किया। ग़ज़ा की पट्टी पर बमबारी, मग़रिबी किनारे पर बस्तियों की तोसी, अल-कुद्स की बेहुरमती, ये सब इस सहूनी दहशतगर्दी की झलकियाँ हैं जो भारत के हिंदुआना नजरिए से निहायत मुमासलत रखती हैं। ये दोनों फाशिस्ट प्रयास थे जो अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी नजरियात की बुनियाद पर खड़ी हुई हैं, आज एक दूसरे के शाना बशाना इस्लामी दुनिया के खिलाफ जारियत का हिस्सा बन चुकी हैं। 1992 के बाद से इसराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात में जो तेजी आई वो सिर्फ सफारती हद तक महदूद ना रही। इसराइल अब भारत को ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, साइबर हथियार और खुफिया टेक्नोलॉजी फराहम करता है। भारत ने 2024 तक इसराइल से $3 बिलियन से ज्यादा का असला खरीदा, जो न सिर्फ कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ बल्कि अब ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने में भी काम आया है। ईरानी तफ्तीशी इदारों ने साबित किया है कि भारत की तिजारती प्रोजेक्ट्स दरअसल इसराइली नेटवर्क के लिए कवर हैं। ये मुआहिदा न सिर्फ एक इक्तिसादी इत्तेहाद है बल्कि एक खुफिया अस्करी गठजोड़ है जिसका हदफ इस्लामी ताकतों को एक एक करके खत्म करना है। ईरान इस वक्त मोसाद और रॉ के मुश्तरका हमलों की जद में है। जोहरी साइंसदानों के कत्ल, अस्पतालों पर बमबारी और हसास तंसीबात की निगरानी जैसे वाकयात अब मामूल बन चुके हैं। मोसाद का मकसद है कि ईरान को जोहरी ताकत ना बनने दिया जाए, जबकि भारत की ख्वाहिश है कि ईरान को पाकिस्तान के करीब ना आने दिया जाए। ईरान की जवाबी कार्रवाइयां
अब ज्यादा जारहाना हो चुकी हैं। न सिर्फ जासूस पकड़े जा रहे हैं बल्कि दहशतगर्द नेटवर्क्स को भी बेनकाब किया जा रहा है। ईरान ने BLA के जासूसों की गिरफ्तारी से ये साबित कर दिया है कि वो अपने दुश्मन को पहचान चुका है। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती दुश्मनों की आंखों में कांटे की तरह खटकती है, इसलिए इसराइल और भारत दोनों इस दोस्ती को तोड़ने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे, हमले और दहशतगर्दी के मंसूबे बनाते हैं। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी कौम के लिए शुक्रिया के नारे इस हकीकत का सबूत हैं कि ईरान अब पाकिस्तान को महज एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक इत्तेहादी समझता है, ताकि इस फितने का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आलम इस्लाम जाग जाए। अब वक्त दुआ, तकरीर या मजम्मती बयानात का नहीं है। अब वक्त है कि हम इज्तिमाई सतह पर इस फितने के खिलाफ जहाद करें। नजरियाती, सफारती और अमली मैदान में ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मलेशिया जैसे ममालिक को एक दफाई ब्लॉक की सूरत में दुश्मन के सामने डट जाना होगा। हमें अब दुश्मन को सिर्फ पहचानना नहीं बल्कि इसके हर हथकंडे को तोड़ना भी है, चाहे वो मीडिया प्रोपेगेंडा हो, जासूसी नेटवर्क हो या दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग। हर महाज पर मौसर और मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है। भारत और इसराइल का इत्तेहाद महज एक अस्करी या इंटेलिजेंस गठजोड़ नहीं है बल्कि इस्लामी दुनिया के खिलाफ एक फिक्री, तहजीबी और रूहानी जंग है। अगर हम आज इस फितने के खिलाफ मुत्तहिद ना हुए, अगर हमने आज जहाद इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार ना किया तो कल हमारा वजूद ही मिट जाएगा। ये वक्त तारीख लिखने का है। ये वक्त बेहिसी और खामोशी का नहीं बल्कि बेदारी, अमल और गैरत का है। दुश्मन ने सिर्फ बंदी कर ली है, अब हमारी बारी है। हम खामोश रहे तो हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों खतरे में हैं। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इस नापाक फितने के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने और आलम इस्लाम के इत्तेहाद, मुज़ाहमत और गैरत का अलम बुलंद रखें।